नमस्कार, बहुत स्वागत व्यूअर्स आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। वो प्रोग्राम जब बातें होती हैं बिल्कुल खुल्लम खुल्ला, कुछ आपसे छुपाते नहीं, सब कुछ बताते हैं आपको। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद अब जो बड़ा इलेक्शन आने वाला है वो है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र जीतना है भाई, हर लिहाज से बड़ा सूबा है। यूपी के बाद सबसे ज्यादा सांसद भेजता है। इसके अलावा इकोनॉमिकली कैश रिच स्टेट है। तो हर पार्टी चाहती है कि भाई महाराष्ट्र अपने कब्जे में होना चाहिए। अब हरियाणा की जीत के बाद बीजेपी उत्साहित तो बहुत है, लेकिन तैयारी क्या है महाराष्ट्र की? क्योंकि महाराष्ट्र में दोनों तरफ तीन तीन पार्टियां हैं और जो विपक्ष वाला गठबंधन है ताकतवर है, मजबूत है। और अभी लोकसभा के चुनाव में आपने महाराष्ट्र में बहुत बड़ी मुंह की खाई भी है बीजेपी वालों ने, तो उसका क्या कोई तोड़ निकाल पाए हैं? अच्छा, दूसरा वहाँ एक और इक्वेशन पर बात करनी जरूरी है। सरकार के अंदर देवेंद्र फडणवीस जो बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं वो डिप्टी सीएम। एक नाथ शिंदे जिनके पास बीजेपी से बहुत कम विधायक हैं वो चीफ मिनिस्टर हैं। अब आप चुनाव में जब जाओगे, अब एक चीफ मिनिस्टर के काम के होते होते आप जा रहे हो एग्जिस्टिंग चीफ मिनिस्टर के, तो उसके नाम पर ही आप चुनाव लड़ोगे। लोगों को तो यही लगेगा कि भाई जीतेंगे तो यही बनेगा। लेकिन क्या ये आगे भी चलेगा? आगे फिर बीजेपी के मान लें 100 पार सीट आ जाती है, जीत जाती है बीजेपी, एक नाथ शिंदे वगैरह, तो तब उस सूरत में क्या फिर देवेंद्र फडणवीस को फिर एक बार जो है कुर्बानी देनी पड़ेगी और मुख्यमंत्री शिंदे ही बनेंगे? चलें, इसकी बात भी कर। तीसरी, अजीत पवार फैक्टर। बड़े लंबे अरसे से सुनते आ रहे हैं, बीजेपी को लग गया कि भाई नहीं ये बैगेज हैं, अजीत पवार के आने से अपना नुकसान हो रहा है। अजीत पवार जो है वो किसी भी तरीके से हमारे विचारधारा के साथ तो फिट नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आपके साथ सरकार में है, तो अब उनके बारे में पार्टी ने आखिरी फैसला किया क्या? ये सारी बातें होंगी। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर आ चुके हैं सारी खबरें जुटा करके आपके बीच में। स्वागत देवेंद्र आपका। प्रदीप सिंह जी हमारे साथ हैं, सर बहुत स्वागत आपका भी। और शांतनु गुप्ता जी हमारे, शांतनु जी बहुत स्वागत आपका। क्या चल रहा है देवेंद्र जी महाराष्ट्र के बाद, हरियाणा के बाद महाराष्ट्र को लेकर पार्टी में? निश्चित तौर पर सर आप कह सकते हैं आपकी पूरी ताकत लगाई गई है और एकदम टॉप लेवल से पूरी ताकत लगाई गई है। हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि अमित शाह ने महाराष्ट्र के हर एक रीजन का दौरा किया था, क्षेत्र वाइज बांट के, और उसमें एकदम ग्राउंड लेवल पे क्या फीडबैक है, क्या कुछ किए जाने की ज़रूरत है, इन सारी चीज़ों को लेकर होमवर्क कर लिया गया। दिल्ली में कल भी लगभग 3-4 घंटे तक मैराथन बैठक चली थी महाराष्ट्र कोर ग्रुप के साथ। बहुत हेक्टिक शेड्यूल के साथ महाराष्ट्र को फॉलो किया जा रहा है टॉप बीजेपी लीडरशिप के द्वारा। और एक चीज़ जो नैरेटिव के हिसाब से अगर देखें, जैसे लोकसभा चुनाव को अगर आप रेफरेंस पॉइंट बनाएंगे तो उसके पीछे की कहानी को अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो फिर गलत होने की आशंका बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जैसे पीछे की कहानी इस लिहाज से कि जैसे 6 से 8 सीट ऐसी है, टोटल 14 सीट थी, लेकिन 6 से 8 पे उसमें ज़्यादा फर्क पड़ा कि वो सीटें बीजेपी या गठबंधन हारी हुई है। लेकिन उन सीटों के जब अंदर जाकर आप देखेंगे तो 6 से 8 विधानसभा अगर है उस लोकसभा के अंतर्गत, तो उनमें से 5 में बीजेपी जीती है, 6ठे में इतने बड़े मार्जिन से हारी है जिसके चलते वो चुनाव परिणाम उसके खिलाफ रहा। जैसे धुले वाली से, उसमें 5 विधानसभा सीट में बीजेपी का लीड रहा है उस लोकसभा चुनाव में। 6ठे में जो हारी है वो मार्जिन इतना बड़ा था कि 4000 से बीजेपी वो सीट हार गई। तो लोकसभा लिहाज से हार गई, लेकिन जब आप विधानसभा के हिसाब से देखेंगे तो उस लोकसभा के अंतर्गत भी बीजेपी 5 विधानसभा में आगे थी, 1 में पीछे। तो वो जिस एन ब्लॉक वोटिंग की वजह से हारी, वो केवल मुसलमानों की वोटिंग है या और भी जगह है? वो मुस्लिम बहुल जो सीटें थी, जैसे मालेगांव विधानसभा जो सीट है, तो उसमें मार्जिन इतना बड़ा रहा अपोजिशन का कि उसमें बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। तो अगर ऐसी 6 से 8 सीटें हैं जो कि हैं, तो उस लोकसभा में 6 सीट से 8 सीट आपने मान लिया, 8 आपने माना, विधानसभा की सीट कितनी होगी? 48 कम से कम। उस 48 में आप 8 लोकसभा हार गए, लेकिन विधानसभा में उस 48 में 40 में आप जीत रहे हो। अब मतलब बीजेपी 8 में हार हो रही है। तो जब विधानसभा का नंबर आएगा तो उसमें तो बड़ा फर्क दिखेगा ना, कि लोकसभा हार के भी आप अगर विधानसभा में ज्यादा सीटें पे हासिल की हो, तो रेफरेंस पॉइंट अगर आपने लोकसभा का बना लिया, ठीक है, तो समझ में दिक्कत होगी। मैं पूछता हूं, अपने लिए सवाल है कि भाई बीजेपी के लिहाज से महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव ज्यादा मुश्किल था या विधानसभा चुनाव? लोकसभा चुनाव ज्यादा डिफिकल्ट। लोकसभा चुनाव ज्यादा मुश्किल था। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ज्यादा कंफर्टेबल सिचुएशन में नजर आएगी। और जो होमवर्क किया जा रहा है, जिन जिन चीजों पे ध्यान दिया जा रहा है, उसको आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हरियाणा में बीजेपी ने उस तरह से मेहनत नहीं की। हरियाणा में बीजेपी को एक तरह से आप कह सकते हैं कि जनता ने प्लेट में सजा के दे दिया। मुझे जनता ने, कांग्रेस ने जनता ने ज्यादा कहा कि जनता उस बात के लिए तैयारी नहीं हो पाई कि कांग्रेस पार्टी हुड्डा ये इस तरह से चीजें आ जाएं। अदरवाइज अगर कांग्रेस भी देती ना सजा के, तो बीजेपी नेताओं को पता होता। हम लोग सर जो रिपोर्ट कर रहे थे वो किस आधार पर रिपोर्ट कर, भाई प्रदेश के नेता हों
राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, वो जो फीडबैक दे रहे थे वही हम लोग बता रहे थे कि भाई बीजेपी का ऐसा सोच रहा है। तो किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा, जनता ने सजा के दिया। मेहनत भी उस लेवल पे नहीं था। महाराष्ट्र में उससे कहीं ज्यादा लेवल, मतलब जिस लेवल की उम्मीद की जा सकती है उससे बहुत गुण आगे जाकर पार्टी मेहनत कर रही है, और ये काफी महीनों से किया जा रहा है। जैसे भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव को लगाया गया है। भूपेंद्र यादव जो कि अमित शाह के कहने पे एकदम से राइट मैन आप कह सकते हैं उनको, एक एक चीज़ अमित शाह के इंस्ट्रक्शन पे ही वो काम करते हैं। और कहीं अगर भूपेंद्र यादव लगे हों किसी इलेक्शन में, जैसे मध्य प्रदेश में भी लगे हुए थे, तो आप ये समझ लीजिए कि वो अमित शाह लगे हुए हैं। ऑलराइट, गुजरात में भी लगे थे, मध्य प्रदेश में भी लगे थे। तो डे टू डे इंस्ट्रक्शन जो अमित शाह देते हैं उसको भूपेंद्र यादव परफॉर्म करते हैं। पिछले 3 महीने से लगातार वो कैंप कर रहे हैं। मिनिस्ट्री उनकी कैसे चल रही है भगवान मालिक है, लेकिन संगठन के लिहाज से सोशल इंजीनियरिंग क्या कुछ किया जाना चाहिए। जैसे महाराष्ट्र में ओबीसी कास्ट लगभग 346 के आसपास है। उन ओबीसी कास्ट में एक एक को टारगेट करके कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि एलिनेटेड फील कर रहा है, उसके लिए क्या कुछ करना चाहिए। तो जैसे हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि एक एयरपोर्ट दिया गया एक ओबीसी लीडर के नाम पे, किसी के नाम पे स्कूल खुलवा देना है, किसी के नाम पे कुछ कराया जाना है। ये महाराष्ट्र सरकार ने लगातार किया है। दूसरी चीज़ कि लोकसभा चुनाव में जो डिफरेंस था वोट का, सौरभ, वो लगभग 2 लाख का था। ठीक, लाड़की योजना, लड़की बहन योजना, लड़की योजना जो लगाया गया है, दीपावली आते आते आप देखेंगे, मतलब चुनाव से पहले दीपावली के नाम पर लगभग 5 महीने का पैसा उसमें जा चुका है, और वो संख्या तकरीबन होगी 2 करोड़ के आसपास। ओके, अब आप अंदाजा लगाएं कि उनमें से वोट में कन्वर्जन जो होगा वो 25% भी हुआ, तो ये 2 लाख का जो गैप है ये कहाँ चला जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें लगातार ग्राउंड पे की जा रही हैं। और अभी तक का बीजेपी का अपना सेंस क्या है, फीडबैक क्या है, मतलब हम कहाँ खड़े हैं चुनाव में? बीजेपी को ये लग रहा है कि विधानसभा को लेके कि हम लोग कमांडिंग पोजीशन में हैं, और अगर चीजें इसी तरीके से रही तो अच्छी सफलता। टॉप पर मान रहे हैं अभी अपने आप को टॉप पे मान रहे हैं। उनका ये मानना है कि हमारा ग्राउंड पे वर्क ज़्यादा बेहतर है, हमारे पास कैडर ज़्यादा बेहतर है, हमारा सोशल इंजीनियरिंग ज़्यादा बेहतर है, हमारा कोऑर्डिनेशन गठबंधन के भीतर ज़्यादा बेहतर है उधर की तुलना में। सर, उधर वाले भी लेकिन मतलब तैयारी तो वो भी कर रहे होंगे, और एक बार तो आपको झटका वो दे ही चुके हैं, महाविकास आघाड़ी। नहीं, देखिए, समस्याएं दोनों तरफ हैं, लेकिन समस्याओं को सुलझाने की शक्ति बीजेपी वाले गठबंधन के पास ज़्यादा है, क्योंकि बीजेपी नंबर 1 है। वहाँ जो स्थिति है वो कोई दूसरे को नंबर 1 मानने को उस तरह से तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि जो परफॉर्मेंस है उसको अलग रखिए, लेकिन हमारी ताकत देखिए, हम बहुत ताकतवर हैं। तो लोकसभा चुनाव में देखिए, आमतौर पर महाराष्ट्र में लोकसभा विधानसभा चुनाव में अगर बात करें तो बीजेपी के लिए लोकसभा आसान होता है, खासतौर से मोदी के आने के बाद से। इस बार मुश्किल था। इस बार विधानसभा चुनाव आसान होगा लोकसभा चुनाव की तुलना में। लोकसभा चुनाव में कई चीज़ें अनसेटल्ड थी। एक, नया नया गठबंधन बना था। बीजेपी ने जो शिवसेना और एनसीपी को तोड़ा, उसका रिएक्शन लोगों में किस तरह का है, कितना है, उसका नुकसान होगा ये तो अंदाज़ा था, कितना होगा ये अंदाज़ा नहीं था। दूसरा, ये दिमाग में था सबके और पूरे देश में, केवल महाराष्ट्र में नहीं, कि मोदी जी का चुनाव है, उनके नाम पर वोट पड़ेगा, तो बाकी कौन क्या करता है, क्या बोल रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो भी महंगा पड़ा। दूसरा, ये पता नहीं था कि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे में शिवसेना का जो मूल कैडर है, जो मूल समर्थक वोटर है, वो ज्यादा किसके साथ जाएगा, डिवाइड होगा, ये तो तय था। तो लग ये रहा था कि सिंपैथी जो है उद्धव ठाकरे को मिलेगी। बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं, और ये प्रचार बहुत तेजी से कर रही थी शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली कि ये गद्दार है, एकनाथ शिंदे गद्दारी की, इनको हमने इतना कुछ दिया और ये छोड़कर चले गए, हमारे साथ धोखा करके चले गए। तो क्या शिवसैनिक भी शिंदे को गद्दार मानेगा, ये एक सवाल था जिसका जवाब उस समय किसी के पास नहीं था। ये सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं लोकसभा चुनाव। क्या सेटल हुआ फिर इस विषय पर? चुनाव के नतीजे बताते हैं। स्ट्राइक रेट जो है एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे से बेहतर है, तो उनको जो है समर्थन ज्यादा मिला है शिवसैनिकों का, और ये कंटिन्यू करना चाहिए विधानसभा चुनाव में। हाँ, कम से कम आप देखिए, जहां सीधी लड़ाई हुई है उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की, वहां एकनाथ शिंदे ने बेहतर परफॉर्म किया है। तो किसी और क्षेत्र में किया होता, कांग्रेस के खिलाफ या शरद पवार के खिलाफ, तब ये इसका उत्तर सीधा सीधा नहीं मिला होता। लेकिन चूंकि सीधी सीधी लड़ाई हुई, तो इसलिए और उद्धव ठाकरे के पास वोट कहां से आया?
उद्धव ठाकरे का वोट अभी जो दिख रहा है उसमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन मुस्लिम वोट और जो दलित वोट है कांग्रेस और शरद पवार का, उसका कंट्रीब्यूशन है। तो इसलिए उद्धव ठाकरे की जो ताकत दिख रही है उससे भी कम है। तो एक चीज ये है। दूसरा, जो नाराजगी थी पार्टियों को तोड़ने की बीजेपी से, वो मुद्दा खत्म हो चुका है। अब उस पर लोग गुस्सा निकाल चुके हैं, तो फिर से उस पर गुस्सा निकलेगा, ऐसा कोई कारण नहीं है। दूसरा, बीजेपी का संगठन हारे या जीते, देखिए हर चुनाव आप जीत नहीं सकते, लेकिन इतना है कि आपका संगठन कितना संगठित है, उसमें सामंजस्य कैसा है चुनाव के समय, ये बहुत मैटर करता है। आपका बहुत बड़ा संगठन होगा, लेकिन चुनाव के समय अगर वो शिथिल है तो फिर आपको उस संगठन का फायदा नहीं मिलता। लेकिन इस बार इस झटके ने, लोकसभा चुनाव का जो झटका लगा, ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है। वो ये तो मानकर चल ही रहे थे कि हम लोकसभा में नंबर 1 होंगे, गठबंधन न हो बीजेपी होगी, वो भी नहीं हुआ। तो इसलिए जो है उस झटके से उबरने के लिए जो करना चाहिए था उससे ज्यादा कर रही है, जो भी देवेंद्र भी कह रहे थे, और बिल्कुल सही मतलब सबक लिया गया है और सबक लिया गया है, सबक लेते ही उस पर काम शुरू हो गया। ठीक है। एक तो ये होता है कि आपने मान लिया कि हाँ ये गलती हुई, दूसरा उस गलती को सुधारने का भी प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें एक साथ। लेकिन एक चीज सर, मैं फिर हरियाणा से एक पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी मारी गई, उसके पीछे एक वजह ये थी, जैसा आपने बताया कि पार्टी में आप अंदर सब कुछ ठीक है कि नहीं है। वहाँ हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर बनेंगे तय मान के चल रही थी, शैलजा जी नाराज होंगे, सुरजेवाला नाराज होंगे, वॉटेवर। ऐसा कहीं महाराष्ट्र में तो नहीं है बीजेपी के अंदर, क्योंकि फडणवीस साहब चाहते ही होंगे और उनका एक समर्थक वर्ग जो पार्टी में होगा वो उनको मुख्यमंत्री देखना चाहता होगा। शिंदे साहब अब एक असर्टिव मुख्यमंत्री के तौर पर दिखाई दे रहे हैं, तो ये एक फॉल्ट लाइन तो है कि नहीं? सौरभ, जब भी दो पार्टी पहले से साथ में आएंगी, दोनों दल चाहेंगे कि मेरा नेता मुख्यमंत्री बने, और बड़ी स्वाभाविक सी बात है। लेकिन अभी प्रदीप जी ने एक बात की कि कोऑर्डिनेशन जब इतने अननेचुरल अलायंसेस है तो कोऑर्डिनेशन किसमें अच्छा है? भाजपा में वो फार मोर बेटर है। आपको वो कोई भी मुखर आवाज सामने से आके नहीं आएगी, शिंदे जी के कोई पोस्टर लगाओ कि भावी मुख्यमंत्री हैं या फडणवीस की तरफ से लगाओ। वहाँ तो यूबीटी ने जैसी हरियाणा हारे सामना में लेख छाप दिया कि आपको देखना चाहिए, और उन्होंने मान लिया। आप किसी भी डिबेट में जाइए, उन्होंने कह दिया कि शिंदे यूबीटी ही मुख्यमंत्री होंगे, उसी के आगे, मतलब वो तो नॉन नेगोशिएबल है। अब हर डिबेट में घूमते फिर रहे हैं शिवसेना यूबीटी के लोग। आप किसी भी टीवी डिबेट में जाइए, वो तो नॉन नेगोशिएबल। कांग्रेस का प्रवक्ता है अगर डिबेट में, तब भी बोल रहे ये बहस इधर नहीं है सरकार में, ये पब्लिक रूप में नहीं है। अंदर होगी कोई अलग बात है, अंदर खींचतान सीटों की तालमेल होगी, पब्लिक रूप में। देखिए, पब्लिक को परसेप्शन से फर्क पड़ता है कि भाई आप आर यू हाउस टुगेदर और आप डिवाइडेड हाउस है, जो हमें हरियाणा में दिखा कि सब क्लेम कर रहे हैं मेरी ये सीट है, मेरे इतने लोग हैं, हुड्डा जी बनेंगे, सुरजेवाला कह रहे हैं मैं भी बनेंगे, वो आपको इधर बिल्कुल नहीं दिखेगा। और ये बात जब हरियाणा में भी कहता था बार बार कि हमें ऐसा लगता है कि पिछले 10 साल के बाद महाराणा नेचुरल स्टेट है। महाराष्ट्र भी नेचुरल स्टेट नहीं है बीजेपी का। 95 एक बार शिवसेना के साथ सरकार बनाई, 14 में भी बनाई बस, और ये दूसरी मिलीजुली सरकार बनाई है। कांग्रेस की लंबे समय की सरकार है। ऐसा क्या है, मोदी के समय में हमें लग लगा कि ये पूरा भारत ही नेचुरली भाजपा का, तो मोदी लहर में के बाद ही बनी सरकार। भाई चौथे नंबर की पार्टी थी 2014 में बीजेपी महाराष्ट्र में, 14 से वहां से सीधे पहले नंबर की पार्टी बनी है, और वो लगातार बना हुआ है। लोकसभा में टूटा है, लोकसभा में नहीं बन पाए नंबर 1, लेकिन 2014 के लोकसभा विधानसभा में, 19 के लोकसभा विधानसभा में, और अब देखिए 2024 में लोकसभा में तो नीचे चली गई, विधानसभा में क्या होता है इससे तय होगा। और बीजेपी के लिए महाराष्ट्र बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा मानना है कि हरियाणा शायद उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, 2 अलग अलग कारणों से। हरियाणा ज्यादा इंपॉर्टेंट था? बिल्कुल, हरियाणा नेशनल पॉलिटिक्स के लिए बीजेपी के लिए इंपॉर्टेंट था। अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन गई होती तो बॉर्डर अब तक खुल गया होता। उसके बाद क्या होता आप अंदाजा लगा। पहला स्टेटमेंट और चढ़ूनी का बयान सुन लीजिए, हमने तो और स्पष्ट हो जाता है कि क्या योजना। 1170 वोट तो उसको कितना बड़ा किसान नेता बना दिया था। और हम लोग टीवी वाले भी, हाँ, अखबार वाले भी। नहीं, और वो क्लेम कर रहे हैं कि मैंने माहौल बना दिया था। ये तो हुड्डा नहीं फायदा उठा पाया। हुड्डा थोड़ा झुक गए होते तो बात हो जाती है। हमने पिच तैयार कर दी थी अखिलेश यादव के लिए। तो ऐसे लोगों का ये केवल मीडिया के क्रिएशन है और एक नैरेटिव बनाने वालों के क्रिएशन। अगेन कमिंग, आपने कहा कि हरियाणा ज्यादा इंपॉर्टेंट था बीजेपी के लिए, क्रूशल था, ये जीतना ही था। हाँ, जीतना नहीं तो उससे नैरेटिव बदल गया है। ठीक है,
उससे पूरे देश में राजनीति का नैरेटिव जो है 4 जून 2024 को जो बना था उसको ध्वस्त कर दिया है। ठीक है। तो एक अलग तरह का जो है बीजेपी अब फिर से कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी फिर सर से पहले ये इशू डिस्कस कर लें, है क्या देवेंद्र फडणवीस वर्सेस एकनाथ शिंदे कोई वहां पर टक्कर? जो बातचीत होती है सौरभ, उससे समझ में आता है कि ये है, और ये स्वाभाविक सी भी बात है, पावर स्ट्रगल तो होना ही होना है। उसमें भी तब जबकि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बहुत असर्टिव लीडर के तौर पे जाने जाते हैं, बहुत काबिल नेता के तौर पे जाने जाते हैं, तो उनको प्रशासन का सब कुछ पता है। शिंदे जो कि पहले मंत्री रहे हैं, अब वो मुख्यमंत्री हैं, तो उनको अब ये एहसास होना स्वाभाविक सी बात है कि अब मुझे ज़्यादा पता है, मैं ज़्यादा चीज़ें जानता हूँ, कमांडिंग पोजीशन में हूँ, मैं डिसीजन लूँगा। तो बहुत सारे ऑफिसर्स के लेवल पे ट्रांसफ़र वगैरह, इन सारी चीज़ें जो रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा होती हैं, वो टकराहट के पॉइंट होते ही होते हैं, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ा है। लोकसभा चुनाव में कोशिश ये की गई थी बीजेपी के द्वारा, जो हमें सोर्सेज के द्वारा समझ में आता है बात, कि शिंदे को एकदम से कन्फाइंड करके रखा गया। जैसे जो सीटें उनको दी गई, उन सीटों में भी 3-4 सीटें ऐसी थीं जहां पे कैंडिडेट बीजेपी के थे, उनके ऊपर थोपा गया। वो जिसको देना चाहते थे उसको नहीं देना दिया गया, और माना यह गया कि बीजेपी इंटरनल पॉलिटिक्स के तहत, किसी डायनेमिक्स के तहत इस काम को कर रही है। उसमें अच्छे नेताओं को भी टिकट काटा गया, उन सीटों पर हार हुई। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर वो शिंदे के पसंद के कैंडिडेट होते तो फिर उनका स्ट्राइक रेट कैसा रहा होता। तो ये तो उनको समझ में आई ना बात। तो वो विधानसभा में उनकी अब ये कोशिश है कि उस तरह के दबाव में ना आए। बीजेपी का अपना इक्वेशन ये है कि 150-60 के आसपास अपने खुद चुनाव लड़े, बीजेपी 80 के आसपास से उनको दिया जाए। लेकिन शिंदे वर्सेस देवेंद्र फडणवीस कोई ऐसा नैरेटिव नहीं है जो कि बीजेपी के इलेक्शन पर्सपेक्टिव को लेकर कहीं से कुछ डैमेज करने वाली स्थिति हो। चुनाव तक यही स्थिति रहेगी। चुनाव के बाद जब नंबर्स आ जाएंगे, उसके बाद कौन क्या होगा तब होगी पावर स्ट्रगल। हाँ, उसके बाद भगवान। लेकिन लॉबिंग तो कर रहे होंगे ना अभी भी? वो है, और उसमें सेटिंग गेटिंग ये सब रहता है। दूसरी एक चीज़ जो कही जाती है महाराष्ट्र में कि शिंदे क्योंकि दिल्ली में टॉप लीडरशिप, बीजेपी के टॉप लीडरशिप के साथ सीधे संपर्क में हैं, तो कई सारे ऐसे इश्यूज जहां उनको ये ज़रूरत पड़ती है कि इस काम को करना है या इसको ऐसे करना चाहिए, वो सीधे दिल्ली भी बात करते हैं। वो कॉरिडोर उनके लिए डायरेक्ट खुला हुआ है, उसके लिए देवेंद्र फडणवीस वाया उनको आने की जरूरत नहीं है। वो फडणवीस जी को पसंद नहीं आता होगा नेचुरली। वो तो उनको चाहेंगे कि भाई सब कुछ मेरे थ्रू हो, लेकिन जो मेजर जानकारी है उसके हिसाब से शिंदे का डायरेक्ट कॉरिडोर है दिल्ली का। मगर ये टसल कोई ऐसा सच नहीं है जिससे बीजेपी को परेशानी होनी हो। बिल्कुल, और आपस में भी कोई ऐसी एनिमिटी हो और एक दूसरे को उस हद तक डैमेज कर रहा हो, ये सब चीजें। और जो दूसरे भाई साहब हैं, वो अजीत पवार साहब, सुना भी कैबिनेट मीटिंग से उठ के चले गए थे। हाँ, उनको लेके समस्या है, और उनको लेके इधर भी ये एहसास है कि हमने इनको बहुत ज्यादा महत्व दे दिया और इसका हमें जबरदस्त खामियाजा उठाना पड़ा। इस विधानसभा चुनाव में उनको लिमिटेड रखा जाएगा, बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाएगा, सीटें कम दी जाएंगी, सीटें कम दी जाएंगी, और रोल भी उसी रूप में रहेगा। ये अंडरस्टैंडिंग एक समझ में आती है बातचीत से, कि वो रियलाइजेशन है कि हाँ, लोकसभा में इसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ा है। अब अलग नहीं कर देंगे, हाँ, वो साथ रहेंगे, साथ ही रहेंगे साथ, क्योंकि सीधे से अलग कर देना वो ठीक नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ से उनको महत्व उतना ही दिया जाएगा जितने के हकदार। ऐसा भी सुनते हैं कि अजीत पवार खुद ही मौका ढूंढ रहे हैं, कोई भाई ये मुझे कोई यहाँ कोई ऐसा कोई कारण दे दे तो मैं खुद ही चला जाऊँ चाचा जी के पास। ये है अनकंफर्टेबल सिचुएशन, तो दोनों तरफ है, खासतौर पर तब जब ऐसी मोहब्बत हो जिसमें दोनों को पता हो कि एक दूसरे को पसंद नहीं आ रहा है, तो वो मोहब्बत आप समझ ही सकते हैं कि कहाँ जाती है, किस तरफ जाती है। तो दोनों अगर एग्जिट हो जाए तो दोनों को बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन वो सिचुएशन अभी लग नहीं रहा है। अभी जो एक फैसला वहां की सरकार ने किया, किसी की समझ में नहीं आ रहा है। मदरसे के टीचरों की तनख्वाह बढ़ा दी गई। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अजीत पवार फाइनेंस मिनिस्टर है, और उसी बैठक में जिसमें ये उठ के गए थे, उसी बैठक में कहा जाता है ये फैसला हुआ। बीजेपी क्यों करेगी ये फैसला? तो बीजेपी तो बहुत अनईजी थी, और बीजेपी के कई नेताओं से बात हुई तो हमें एक बड़े नेता ने तो ये भी कहा कि ये फैसला असल में हुआ नहीं है, ये प्रचारित ऐसे हो गया। प्रपोजल था लेकिन डिसीजन नहीं हुआ है। हालांकि हमने ये कहा था कि भाई अगर ऐसा था तो खंडन आना चाहिए था, मीडिया अगर गलत चला भी रही है तो आप खंडन कर देते, वो क्यों नहीं हुआ। लेकिन ये बार बार और बहुत जिम्मेदारी के साथ कहा गया कि नहीं, ये डिसीजन नहीं हुआ है, और उससे ये सीधे बात समझ में आ रही थी कि अनइजीनेस तो है। हो सकता है कि उस अनइजीनेस को कवर अप करने के लिए कहा जा रहा हो कि डिसीजन नहीं हुआ है, क्योंकि अगर कैबिनेट का करवाया किसने, सवाल ये है। भाई बीजेपी तो खुद नहीं प्रपोज करेगी ये करने के लिए, एकनाथ शिंदे भी नहीं करेंगे, अब अजीत पवार करेंगे। अभी उन्होंने ये भी कहा था कि मैं 10% सीटें रिजर्व करूंगा मुसलमानों के लिए। वो तरफ उनके तरफ से अपनी गोलबंदी की जा रही है, क्योंकि उनके लिए वो जरूरत है। दूसरी तरफ बीजेपी के लिहाज से जो जरूरत है उसमें ये है, मुसलमानों का वोट तो मिलता नहीं, लेकिन इनको तो क्लियर है, नुकसान और हो जाएगा। क्लैरिटी भी है। हाँ, इनका जो फोकस है वो ये है कि ओबीसी 346 जो ओबीसी के अंतर्गत जातियां हैं उस पर पूरा फोकस करो। एससी और एससी में लगभग 59 के आसपास महाराष्ट्र में जातियां हैं, उन पर जबरदस्त फोकस करो। उसमें जो 5 डोमिनेंट कास्ट है एससी में, 3 उसमें से बीजेपी के साथ है।
दूसरी चीज़, हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि किरण रिजिजू बहुत जा रहा है महाराष्ट्र। आप सोचिए, नॉर्थ ईस्ट का व्यक्ति महाराष्ट्र क्यों जा रहा है? ट्राइबल्स की वजह से। नहीं हाँ, नहीं, बौद्ध, बौद्ध वो बौद्ध शेड्यूल कास्ट दलित का एक जो बड़ा है, हिस्सा जो बौद्ध दलित हैं, उनको वो ये इस करने की लोकसभा है। चुनाव में उन्होंने ही एक तरह से कहिए तो खेल पलटने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और इतनी रामदास- तादाद है उनकी। इतनी तादाद। और रामदास अठावले के बारे में उनकी कविताओं को सुन के बहुत सारे लोग कुछ समझते हो, लेकिन महाराष्ट्र में ग्राउंड पे उनकी स्थिति अच्छी है। बीजेपी इस महत्व को बहुत अच्छे तरीके से जानती है, इसलिए रामदास अठावले का भी साथ होना वो पार्टी के लिहाज से फायदेमंद है। और पार्टी जो फोकस कर रही है उसे एकदम से समझ में आ रहा है, जैसे मुंबई के विधानसभा के लिए, अगर 36 विधानसभा है तो इसके लिए क्या अलग रणनीति होनी चाहिए, मराठवाड़ा के लिए क्या होनी चाहिए, विदर्भ के लिए क्या होनी चाहिए, सब रीजन वाइज स्ट्रेटजी। तो अजीत पवार क्वेश्चन सर सेटल्ड है बीजेपी के लिए, साथ में रहना है, लेकि इनको एक कन्फाइन करके रखो। क्योंकि मतलब वो फिर गुनाह बेलज्जत वाली बात हो गई। क्या हो जाएगी? गुनाह बेलज्जत जिसको कहते हैं कि दूसरा कसम किया, बुरा किया, उसे भी छोड़ दिया और बुरा किया। तो वो है अजीत पवार के साथ स्थिति कि अब लेके गलती कर चुके हैं, अब छोड़ के दूसरी गलती नहीं करना चाहते। लेकिन बीजेपी के लिए सबसे अच्छी स्थिति होगी कि अजीत पवार खुद चले जाए, तो गुड रिडेंस जिसको कहते हैं, वो बीजेपी को उसका कोई दुख नहीं होगा। लेकिन वो सवाल ये है कि चाचा जी चाहते हैं क्या? अजीत पवार तो चाहते होंगे, क्योंकि यहाँ अब उनका मन नहीं लग रहा होगा उनको। वो यहाँ आए थे कि हो सकता है मुख्यमंत्री बन जाऊं, कोई चांस लग जाए। अब तो दूर दूर तक उसकी कोई संभावना नहीं है, तो इसलिए उनका जो है वो लक्ष्य तो पूरा होने वाला नहीं। और ये भी तय नहीं है कि चुनाव के बाद वो डिप्टी सीएम भी रहेंगे कि नहीं। चुनाव के बाद अलग हो सकती है। हाँ, नहीं अलग नहीं हो सकते, उनको डिप्टी सीएम नहीं बनाएंगे तो अलग हो जाएंगे। वही मैं कह रहा हूँ। हम उनको निकाला नहीं जाएगा, लेकिन उनको जो महत्व जब वो पार्टी तोड़कर अपनी आए थे मिला था, वो ना अभी मिलने वाला है ना चुनाव के बाद मिलने वाला है। ये बीजेपी को समझ में आ गया है कि हमारा जो स्थायी संबंध है वो एकनाथ शिंदे। लेकिन सीट कम ही सही आएंगी तो भी उनके जरिए भी आएंगी सीट। तो अब ये कहना मुश्किल, वो अपना वोट तो ट्रांसफर करा नहीं पाए लोकसभा में, मतलब खुद नहीं ले पाए तो ट्रांसफर क्या कराते। तो इसलिए उनका उस तरह से तो कोई महत्व नहीं है। लेकिन वही है कि अब इस समय जो है उनको अलग करना, पहली खबर या पहला नैरेटिव तो यही बनेगा कि जो है इस महायुति में जो है टूट हो गई, ये अलग हो गए। अब उस पर शुरू हो जाएगा कि कितना नुकसान होगा, मराठा चला जाएगा। बीजेपी का महाराष्ट्र में असली जो जनाधार है वो बैकवर्ड्स में है। गोपीनाथ मुंडे सबसे बड़े नेता थे वहां उनके बैकवर्ड के। तो अब आप देखिए जिस तरह से उनकी बेटी को आगे बढ़ाया गया, पिछले दिनों में विधान परिषद में ले आए, बात थी कि मंत्री भी बनाएंगे, मंत्री बनाया नहीं, लेकिन उनको जिस तरह साइडलाइन किया गया था फिर से मेन स्ट्रीम में लाया गया। तो बीजेपी को समझ में आ गया है कि क्या क्या गड़बड़ हुई थी, उसको कैसे ठीक किया जाए, ये भी समझ में आ गया और उस पर काम भी हो रहा है। ओबीसी पर काम हो रहा है, आपने बताया, दलितों पर काम हो रहा है खासतौर पर। ओके, अब भतीजे की बात हो गई, चाचा जी के दिमाग में क्या चल रहा है? चाचा जी इस चुनाव में क्या के दिमाग में मेरे हिसाब से तो एक ही बात है कि कैसे अपनी बेटी को स्टैब्लिश करें पॉलिटिक्स में। स्टेट पॉलिटिक्स में वो हो नहीं सकती। स्टेट की पॉलिटिक्स कभी सुप्रिया सुले ने की नहीं है। नेशनल पॉलिटिक्स में इसीलिए बार बार बीजेपी की तरफ वो जो जाते थे, लौटाते थे, जाते थे, इसीलिए कि कैबिनेट में मिनिस्टर बन जाए, तो उसका जो है एक स्थायी व्यवस्था हो जाए। कांग्रेस से उम्मीद थी, लेकिन कांग्रेस सत्ता में आती हुई दिखाई ही नहीं दे रही है, तो इसलिए कांग्रेस में भी उम्मीद नहीं है। तो उनके लिए इस समय जो है प्रश्न बड़ा मुश्किल है कि इस अलायंस में, लेकिन वो किसको घेर रहे हैं? मतलब वो कांग्रेस के साथ हैं, उद्धव ठाकरे को किनारे लगाना चाहते हैं? वो अपने साथ रहते हैं, वो कभी किसी के साथ नहीं। मैं केवल अपना फेवरेट हूं। बिल्कुल आपका अपना खुद का कहाँ हमारा हित सधेगा। वो किसी भी तरफ जा सकते हैं, किसी के भी साथ जा सकते हैं। अगर उनको लगा की दौड़ में तो नहीं है उनकी पार्टी ना, लेकिन नहीं, कम से कम कैसे उसमें वो झगड़ा तो कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के बीच में है। हाँ। लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी के लोग ये क्लेम करते हैं कि राहुल गांधी कह चुके हैं कि जीतने की स्थिति में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ही बनेंगे। तो वो तो क्लेम कर रहे थे कि अमित शाह भी कह चुके हैं कि वो जो उद्धव ठाकरे जो क्लेम करते हैं वो क्लेम वो रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। उनके क्लेम पे कोई विश्वास नहीं करता है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी रैलियां जिसमें देवेंद्र फडणवीस बैठे थे, जिसमें कहा हमारे अमित शाह ने, मोदी ने कहा हमारे भावी मुख्यमंत्री बैठे हैं, उन्होंने कुछ नहीं कहा उस पर, कोई सामना में कुछ लेख नहीं आया। ऐसे वो कई मंचों में बैठे और उन्होंने ऑल ऑफ सडन 2019 में जैसे रिजल्ट आया कि नहीं हमसे तो बात हुई थी उस दिन, उन्होंने तारीख वारीख भी बता दी उसकी, उस कमरे में उस तारीख में। तो उनको तो अपने भाषण ऐसे, लेकिन उद्धव ठाकरे को देवेंद्र फडणवीस नहीं है ना कि आप चीफ मिनिस्टर के बाद फिर उनको कुछ और पद दे दें।
वो तो सेटल नहीं होंगे इससे नहीं, वो कम फिर पर। सरकार में शामिल नहीं होंगे, उनका कोई आदमी शामिल होगा अगर सरकार बनती है। अगर ऐसा उन्हें करना ही पड़ता है तो इसलिए जो है उनके सामने बहुत बड़ी मुश्किल है। उद्धव ठाकरे के हाँ, भाजपा का साथ क्यों छोड़ा? कि भाजपा ने हमसे धोखा किया, सीएम नहीं बनाया हमको। सीएम नहीं बनाया हमको। अब यहाँ तो सीएम का उम्मीदवार भी नहीं बना रहे हैं, तो शिवसैनिकों को क्या जवाब देंगे? इतने साल, इतने दशकों का संबंध भाजपा से किस लिए तोड़ा सबसे नेचुरल और अलायंस क्या है? तोड़कर मिला क्या? हम्म। 2.5 साल की सरकार के अलावा तो कुछ मिला नहीं, वो भी चली गई। और अब जो है मुख्यमंत्री बनाना, तो वो तो चुनाव के बाद की बात है कि सत्ता में आएंगे नहीं आएंगे, अभी तो उम्मीदवार बनाने को तैयार नहीं है। तो इसलिए नहीं, जो लेकिन है, हरियाणा के बाद आपको क्या लगता है कांग्रेस कैसे प्ले करेगी महाराष्ट्र के अंदर? झुक करके मान लेगी भाई बीजेपी को रोकने के कॉज में जो करना नहीं, पड़ेगा? झुक करके मानेगी चुनाव नतीजे के बाद जो स्थिति होगी उसमें। चुनाव से पहले कांग्रेस एसर्ट करना चाहेगी, वो नंबर 1 हो गई है उस गठबंधन में, और उस पोजीशन को वो एसर्ट करना चाहेगी। और कांग्रेस महाराष्ट्र की नंबर 1 पार्टी रही है। इतने मुख्यमंत्री दिए उसने। कोई उसमें कोई जो है किसी का एहसान नहीं है। ये ठीक है कि 2019 के चुनाव में उसका बहुत बुरा हाल हो गया, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी। लेकिन इसके बावजूद केवल जब से गठबंधन हुआ है शरद पवार से, एक बार 2009 में ऐसा हुआ है 1 या 2 सीट जो है शरद पवार की एनसीपी को ज्यादा आई थी कांग्रेस से, वरना गठबंधन में भी कांग्रेस जो है नंबर 1 पार्टी नंबर रही 1 है। है। तो इसलिए जो है कांग्रेस के लिए यही मौका है, उसको लगता है कि महाराष्ट्र में बाउंस बैक करने का, कम से कम अपने गठबंधन में तो है ही, और वो लोकसभा की परफॉर्मेंस के आधार पर ये क्लेम भी कर सकती है। उसके भाई लोकसभा के समय तो उसका क्लेम बन नहीं रहा था। 1 सीट आई थी लोकसभा की, 44 सीट आई थी विधानसभा की, तो पहले से दबाव में थे, कॉम्प्रोमाइज कर लिया था। उद्धव ठाकरे को जिससे जिंदगी भर लड़ते रहे उसको मुख्यमंत्री मानना पड़ा, जिस शिवसेना से लड़ते रहे। तो ये सब करने के बाद वो उस स्थिति में नहीं थे, लेकिन अब परिस्थिति बदल गई। ठीक। तो इसलिए जो है कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से, उनके साथ समस्या सिर्फ इतनी है कि इस समय कोई लीडर नहीं है उस तरह से जिसको वो उद्धव ठाकरे के सामने इसीलिए प्रोजेक्ट कर सके। बार बार जो है उद्धव ठाकरे की ओर से कहा जा रहा है कि भाई आप नाम बता दीजिए, मान लेंगे। हाँ, ठीक बात है। अच्छा, उद्धव ठाकरे एंड बीजेपी चैप्टर क्लोज्ड है ये? फिर कुछ होता, पीछे से कुछ होता रहता है? अभी कुछ चल नहीं रहा है। उम्मीदें ज़रूर दोनों तरफ के जो लाइक माइंडेड लोग हैं वो आपस में ये बात करते हैं कि हाँ ये सही टाइम है, अब आ जाना चाहिए, अब एक साथ हो जाना चाहिए, क्योंकि दोनों पक्ष के अधिकांश लोगों का ये मानना था कि हमें साथ ही होना चाहिए। और उसकी वजह भी समझी जा सकती है कि विचारधारा के स्तर पे सेम पेज पे हैं एकदम, तो क्यों ना हो। लेकिन टॉप लेवल पे ऐसा अभी तक होता नजर बीजेपी की तरफ से भी रेड लाइट है, उधर से भी। और रेड दूरियां लाइट बहुत हो कहना ठीक नहीं होगा कि एकदम से रेड लाइट है, ऐसा नहीं है। लेकिन वो कदम अब उद्धव ठाकरे को ही उठाना होगा, इधर से नहीं होगा, इधर से कोई इनिशिएटिव नहीं होगा, कोई ऐसी चीज़ नहीं। लेकिन रेड लाइट मैं नहीं समझता, क्योंकि जिस तरह की बातचीत होती है आपस में जब उद्धव ठाकरे मिलते हैं बीजेपी के बड़े लीडर्स के साथ, और जो दिखती है निकटता, जो समझ में आती है, जो जानकारी बाहर आती है उसके हिसाब से, उससे ये लगता है कि वही 1 फोन कॉल अवे वाला मामला है। अगर एक बार उद्धव ठाकरे फोन उठा करके बात करना चाहें तो बात हो सकती है। लेकिन वो तो जिस तरीके की स्टेटमेंट्स देना, अभी आपने वो स्टेटमेंट देखा उनका कि मुझे लगता नहीं। रिपोर्टर ने सवाल पूछा क्योंकि वो विचारधारा के लिहाज से भी बहुत दूर चले गए। सर मैं बता रहा हूँ ना, उन्होंने कहा, रिपोर्टर ने कहा बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, तो बोल रहे हैं कि पापा से कहो ना, पापा से कहो यूक्रेन की वॉर रुकवा दी थी, तो बांग्लादेश में हिंदुओं को बचा लो। और जब आप मुंबई में घूमें और शिवसेना के पोस्टर आपको उर्दू में दिखाते हैं तो आपको लगता है कि कैसे हो सकता है, मतलब आपको कहीं से मैच ही नहीं है। कल्पना कीजिए कि बाला साहब ठाकरे के जीवित रहते हुए मातोश्री के सामने मुसलमानों का प्रदर्शन हो जाता। ये अकल्पनीय बात है जो उद्धव ठाकरे के समय में हो गई। तो इसका असर बाकी लोगों पर छोड़िए, शिवसैनिकों पर क्या पड़ा होगा, ये सोचने की बात। वो तर्क वितर्क वाले मूड में ज़्यादा चले गए बनिस्बत इस पे कि ग्राउंड पे रियलिटी का एहसास करें कि इसमें क्या सिचुएशन है और हमारी मानने को पार्टी तैयार कैसे क्या, वो ये मानने को तैयार। और अब मुझे ऐसा लगता है उनका वोट बैंक, अगर वो एक बार राजनीति से थोड़ा दरकिनार, उनका वोट बैंक है क्या? अगर मुझे एक वामपंथी विचारधारा से वोट करना है तो मैं एनसीपी को वोट करूंगा, मैं कांग्रेस को वोट करूंगा। जो आपकी बेस वोट है वो किसका वोट लेंगे अगर एक बार वो, अभी तो वो गठबंधन में ठीक है, जो गठबंधन का वोट मिल जाता है, लेकिन वो अगर वो अकेले हो गए तो उनको वोट कौन सा मिलेगा? उनको ये बात समझ में भी आती होगी। जैसे संघ के बड़े लेवल से उनके रिश्ते बड़े अच्छे हैं, संघ के हर एक बड़े नेता जब साधु संतों से उनके तो बड़े रिश्ते हैं, बड़े बड़े साधु संतों से आज बातचीत में दर्द झलकता है। तो ये इतनी सारी चीजें हैं, तो आप समझ सकते हैं कि
ग्राउंड कैसा है। लेकिन बस ये है कि इनिशिएटिव उनको लेना होगा और ये एहसास उनको दिलाना होगा कि हाँ, गलती हमारी तरफ से हुई थी। बीजेपी को तो जो करना था बीजेपी ने किया, बीजेपी को जो खामियाजा उठाना था वो भी बीजेपी ने उठा लिया। लेकिन ये बीजेपी लीडरशिप ऐसी नहीं है कि झुक के अच्छा ठीक, क्योंकि समय कम है, आप दोनों अलायंसेस की कमजोरी और प्लस पॉइंट जो है, ताकत क्या मानते हैं? पहले महाविकास अघाड़ी की बात करते हैं, ताकत क्या है इस अलायंस की? एंटी बीजेपी वोट कि एक जो एंटी बीजेपी माइंडसेट है सारा जाएगा, वो सारा जाएगा। जैसे महाराष्ट्र में भी आपको बहुत सारे मराठी लोग हैं जो कि इस बात से आहत होते हैं कि शिवसेना को बीजेपी ने तोड़ दिया। दूसरा, बीजेपी को महाराष्ट्र की पार्टी नहीं मानते। महाराष्ट्र में एक बड़ी आबादी ऐसी है जो कि लोकलाइज माइंडसेट वाली है, रीजनल माइंडसेट वाली है, वो ये नहीं मानती। तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक इनके लिए फायदेमंद हो जाती हैं। वोट डिवीजन का स्कोप कम है वहां पर, एंटी बीजेपी वोट डिवाइड नहीं होगा, वो जाएगा। वो है नहीं, एक समस्या जो है वो नई जो है वो प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी के, और ये फॉल्ट लाइन बड़ी पुरानी है गुजराती मराठी की। हाँ, कि और इसको मराठी उघाड़ते हैं ये गुजराती महाविकास अघाड़ी वाले। ये जो है, ये फॉल्ट लाइन जो है, अब उसको ऐसे समझे आप सौरभ, उनको लगता है कि वो ताकत है। मराठी रिपोर्टर अगर आपको 25 मिलेंगे तो 25 से बातचीत कीजिएगा तो एक सेंस समझ में आएगा कि इनका माइंडसेट जो है, जो सोच है, वो एंटी बीजेपी जा रहा है। तो मराठी रिपोर्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ। ताकत इधर की क्या मानते हैं आप, महायुति की? इसकी ताकत एक तो ये है कि आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत शानदार है, सोशल इंजीनियरिंग पे बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है लोग, और उसके लिए इनके पास बड़ी फौज है उस पर काम करने के लिए। मतलब डिलीवर सिस्टम जो है इनका वो ज़्यादा इफेक्टिव है, और अभी बुके अच्छा है। मतलब शिंदे से जो उम्मीद थी, लोकसभा चुनाव से पहले डर जताया जा रहा था, वो उन्होंने उम्मीद से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करके ये दिखाया कि हाँ हमारा है। बीजेपी की अपनी ताकत तो है ही, प्लस अमित शाह जैसा व्यक्ति अगर किसी चुनाव में लग जाए तो अपने आप में आपकी ताकत कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। उसमें कई सारी कमजोरियां, कई सारी कमियां जो बहुत पहले वो लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फिर उसका रिजल्ट निकाल देते हैं। जैसे उनका कदम देखिए कि हरियाणा के विधायक दल की बैठक के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर अमित शाह का, हाँ, सोचिए बहुत बड़ी बात है कि किस लेवल पे वो व्यक्ति काम करते हैं कि अगर कहीं मुझे लग रही है कि समस्या है तो लीड फ्रॉम द फ्रंट, वहां जाकर मुझे समस्या को दूर करना। तो ऐसा होमवर्क आपको किसी और पार्टी में जल्दी दूसरी तरफ नहीं देगा। ये एक चीज खास बना देती है। एक चैलेंज जो आप मानते हैं वो मतलब महायुति के लिए, बीजेपी और अलायंस के लिए महाराष्ट्र में? देखिए, मुझे लगता है चैलेंज है अजीत पवार। अगर आप संघ के किसी व्यक्ति से बात करें तो उनको लगता है बहुत अननेचुरल है। देखिए, शिवसेना के किसी धड़े के साथ जाना बड़ा नेचुरल अलायंस है। शिवसेना और भाजपा से बड़ा तो नेचुरल अलायंस कोई भारत में है ही नहीं। लेकिन जिसको आपने मतलब बिल्कुल सब्जेक्टिवली इतने दूर से अजीत पवार, देखिए शरद पवार को जितनी गालियां भाजपा देती थी वो अजीत पवार पर डायरेक्टेड होती थी। तो शरद पवार को सीधे नहीं होती थी, जितने घोटाले, पानी का, नल का, सब उनका होता था। उनको साथ में रखना नेचुरली भाजपा के एक जो नरेंद्र मोदी वो दिक्कत इस हद तक है कि बीजेपी का वोटर उस अजीत पवार को वोट करने में कतराएगा। बिल्कुल, हाँ, कतराया है ना, हमने देखा भी कतराया है। जो भाजपा की बड़ी प्रो सीटें थी उन पे बीजेपी के वर्कर तो अजीत पवार के खिलाफ ही उन एरिया में लड़ते रहे, तो कैसे फिर आपके साथ चलेगा? वोट कैसे दे देगा? और अजीत पवार परेशान करते रहे उनको। अजीत पवार जब पावर में थे तो उन्होंने इधर वाले जो शिंदे गुट के जो विधायक थे इनको बहुत डिस्टर्ब किया था। इनको फंडिंग नहीं, ये नहीं, वो नहीं। भाई आधार ही यही शिंदे ने बनाया कि हमारे जो है विधायकों का, मंत्रियों के क्षेत्र में फंड नहीं मिल रहा है डेवलपमेंट के लिए, और बार बार कहने पर भी जो है अजीत पवार जो है दे नहीं। सर अभी एक आप आखिरी आपका ही कमेंट, आपको क्यों लगता है महायुति को, यानी बीजेपी और एकनाथ शिंदे, अजीत पवार को ये चुनाव जीतना चाहिए? मतलब कि वो जीतेंगे? इसलिए जीतेंगे कि उनकी जो कमजोरियां या जो उनके संदेह थे लोकसभा चुनाव के समय, वो सब दूर हो चुके हैं। उनको अपना लक्ष्य बड़ा सीधा दिखाई दे रहा है, और उसके लिए उनको क्या करना है ये भी वो तय कर चुके हैं और उस पर काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोऑर्डिनेशन, जो एक शंका थी लोकसभा चुनाव से पहले कि एकनाथ शिंदे एसेट होंगे, लायबिलिटी होंगे, साबित किया उन्होंने कि वो एसेट है। तो इतना बड़ा एसेट मिल गया है उनको इस मतलब शिवसेना से स्प्लिट के बाद, ये बड़ी चीज है। और हर नेता की महत्वाकांक्षा होती है, एकनाथ शिंदे की भी है, लेकिन वो महत्वाकांक्षा वो लक्ष्मण रेखा पार करने वाली नहीं है जो उद्धव ठाकरे में दिखाई दी। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र की चर्चा थी। आपको आज महाराष्ट्र के चुनाव की सारी जमीन की स्थिति जरूर पता चल गई होगी। और शुक्रिया देवेंद्र, आप प्रोग्राम में आए, बहुत धन्यवाद आपका। प्रदीप जी बहुत शुक्रिया आपका, शांतनु बहुत शुक्रिया आपका भी।